नमस्कार। खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जिन खबरों ने बटोरिया सुर्खियां, ऐसी ही खबरों को समेटकर हाजिर हैं हम खबर दिन भर में। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय कैबिनेट का अहम फैसला, जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा आरक्षण का लाभ। लोगों को 10% आरक्षण देने संबंधी विधेयक को मिली मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेगी मौजूदा जजों की संख्या। कैबिनेट ने मुख्य न्यायाधीश के अलावा जजों की संख्या 33 करने पर लगाई मुहर। किसानों को भी बड़ी राहत, खाद सब्सिडी के लिए 23,000 करोड़ रुपए। चिटफंड अमेंडमेंट बिल 2019 को भी मिली मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़ित मामले में धमकी का आरोप लगाने वाले पत्र को लेकर स्वतः संज्ञान लिया। अदालत इस मामले में कल करेगी सुनवाई। सीबीआई ने उन्नाव बलात्कार मामले में विधायक कुलदीप सेंगर और उनके 10 सहयोगियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला किया दर्ज। सड़क हादसे की जगह पहुंची सीबीआई की टीम, जांच शुरू। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पेश। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि विधेयक के जरिए राज्यों के बीच जल बंटवारे संबंधी विवादों के निपटारे के लिए एक स्थायी अधिकरण बनाने का किया गया है प्रावधान। अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गाम्बिया की राजधानी पांजुल में आज नेशनल असेंबली को करेंगे संबोधित। और खेलों में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में किया प्रवेश। साइना नेहवाल साई प्रणॉय का मैच आज शाम। और अब विस्तार से समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी है, जिससे जम्मू कश्मीर में मौजूदा संस्थानों के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% तक आरक्षण के लाभ को बढ़ाने का ये मार्ग प्रशस्त करेगा। जो देश में सामाजिक न्याय की जो बड़ी पहल की थी पिछले साल ही, कि आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण नौकरी में और शिक्षा में मिलेगा, यही अब जम्मू कश्मीर को भी लागू करने का निर्णय किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट में अब 30 की जगह 33 जज होंगे। कैबिनेट ने यह फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के अभी तक 30 जज होते थे, अब 33 होंगे। 10% उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 33 अभी आपने देखा है कि हमने लगभग बेंच इज फुल, और जो 3 अभी जज आएंगे उनकी भी नियुक्ति समय पर होगी, और इसलिए जल्दी न्याय मिले लोगों को और कोर्ट में मसले लंबित ना रहे, इस दिशा में यह महत्वपूर्ण फैसला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को दी जाने वाली खाद्य सब्सिडी में बढ़ोतरी की है। सल्फर में जो पहले सब्सिडी 277 रुपए होती थी 100 किलो में, वो अब 350 तक बढ़ाई है। तो सल्फर की खाद की बढ़ाई है। नाइट्रोजन की 1800 है, पोटैश फास्फोरस की 1500 है 100 किलो में, और ये जो पोटैश है उसका लगभग 1100 रुपए है। ये सब मिलके 22,875 करोड़ इतनी ये सब्सिडी किसानों के लिए दी जाएगी। ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। चिटफंड बिल को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। इससे रेगुलेट करने के लिए विधेयक लाया जाएगा और संसदीय समिति की कई सिफारिशों को इसमें शामिल किया गया है। टू हैव ए रेगुलेटेड रजिस्टर्ड बिजनेस ऑफ चिट फंड, द न्यू बिल विल बी देयर, एंड द सजेशंस लाइक of standing committee which made that fraternity fund also can be used
instead of cheat fund, or ROSCA, Rotating Savings and Credit Association. That word also can be used. So all that has found place in the bill. आगे बढ़ते हैं। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई की टीम ने हादसे वाली जगह पर पहुंचकर अपनी छानबीन शुरू कर दी है। ये नया केस पीड़िता के साथ रविवार को रायबरेली में हुई सड़क दुर्घटना के संबंध में दर्ज किया। सीबीआई ने विधायक कुलदीप सेंगर सहित 10 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले पीड़िता के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा की थी। रायबरेली में रविवार को हुए सड़क हादसे में उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में पीड़िता की मौसी चाची की मौत हो गई। पीड़िता और उसके वकील को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर को पिछले साल 13 अप्रैल को पहले ही गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर नाबालिग लड़की के साथ उन्नाव के अपने आवास पर कथित तौर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज है। और उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्नाव रेप केस में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से सस्पेंड किया गया था और वे सस्पेंड ही रहेंगे। मामले में सीबीआई जांच जारी है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरकार पूरी तरह से पीड़िता के और उसके परिवार के साथ खड़ी है। उसका सरकारी खर्च पर उचित इलाज चल रहा है। पार्टी की तरफ से पहले से हमारी माननीय आदरणीय महेंद्र पांडे जी हमारे निवर्तमान अध्यक्ष है, मेरी बात हुई है और पहले से निलंबित हैं और निलंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़ित परिवार की ओर से सीजेआई को लिखे खत का संज्ञान लिया। ये खत 12 जुलाई को लिखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, यूपी के चीफ सेक्रेटरी, यूपी के डीजीपी सहित कई अधिकारियों को ये भेजा गया था। पत्र में आरोपियों पर पीड़ित परिवार को धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट कल मामले की सुनवाई करेगा। सीजेआई ने रजिस्ट्रार से भी रिपोर्ट तलब की कि आखिर खत को उनके सामने पेश करने में देरी क्यों हुई। उत्तर प्रदेश सरकार को भी पीड़ित लड़की की हालत को लेकर जवाब देना है। कल कोर्ट में एक्सीडेंट का शिकार हुई रेप पीड़िता को लेकर रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। पीड़िता के परिवार ने बताया है कि कैसे आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के लोगों की ओर से उन्हें केस वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है। सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया। रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में जिला प्रशासन की छापेमारी की कार्रवाई में रुकावट डालने के आरोप में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। जौहर विश्वविद्यालय में कल शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई आज भी जारी है। कल पुस्तकालय से 2500 से ज्यादा चोरी की गई दुर्लभ किताबें बरामद हुई थी। ये कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की जा रही है। यूएन ने आरोप लगाया था कि उनके मदरसे से करीब 9000 किताबें चोरी कर उन्हें जौहर विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में रख लिया है। रामपुर से सपा सांसद आजम खान जौहर विश्वविद्यालय के संस्थापक और चांसलर हैं। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊँगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की। ईडी ने ये पूछताछ जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले में की। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन का मामला सीबीआई के एक प्राथमिकी और आरोप पत्र को ध्यान में रखते हुए दर्ज किया था। अब्दुल्ला और 3 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र गत वर्ष जुलाई में दायर किया गया था। आरोप पत्र उस अनुदान से 43 करोड़ रुपए के कथित गबन के लिए दायर किया गया था जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI द्वारा 2002 से 2011 के बीच जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ को राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। उधर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पार्टी ने इसके लिए संगठन स्तर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए अविनाश राय खन्ना को प्रभारी भी नियुक्त किया है। जमीनी स्तर पर पार्टी से ज्यादा लोग जुड़े, इसके लिए सदस्यता अभियान भी भाजपा चला रही है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव होंगे। विधानसभा के चुनाव के लिए प्रभारी भी
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नियुक्त कर दिया है अविनाश राय खन्ना जी को, और इसलिए जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार होगी और अधिक से अधिक सदस्यता करके बूथ को अधिक मजबूती करके हर मंडल पे विस्तारकों को काम में लगा करके पार्टी के संगठन को मजबूत करके चुनाव में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करेगी। पाकिस्तानी सैनिकों ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास गोलीबारी की और मोर्टार के गोले दागे। भारतीय सैनिकों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी सेना की चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा और कई पाकिस्तानी सैनिक हताहत हुए हैं। भारतीय सेना जोरदार और प्रभावी ढंग से जवाब दे रही है। पुंछ और राजौरी जिलों में नियंत्रण रेखा के साथ साथ असैन्य क्षेत्रों को निशाना बनाकर पाकिस्तानी सेना द्वारा की जाने वाली गोलीबारी और गोलाबारी का ये लगातार चौथा दिन है। पाकिस्तानी गोलाबारी में सुंदरबनी सेक्टर में भारतीय सेना का एक जवान नायक किशन लाल शहीद हो गया। वे जम्मू जिले के अखनूर तहसील के रहने वाले थे। वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर करमाला कस्बे में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। आज दोपहर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की छत गिर गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन ने मलबे से 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अभी भी मलबे में कई लोग दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ का शव मंगलुरु में बरामद हो गया है। वीजी सिद्धार्थ सोमवार से लापता थे। सिद्धार्थ कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा के दामाद थे। कैफे कॉफी डे के संस्थापक का शव कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में नेत्रावती नदी में बुधवार को मिला। उनका शव उलाल के निकट नदी किनारे आ गया था और स्थानीय मछुआरों ने उसे निकाला। कैफे कॉफी डे के संचालक कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेस ने कंपनी के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ का शव मिलने के बाद स्वतंत्र निदेशक एसवी रंगनाथ को अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया है। लापता होने से पहले सिद्धार्थ ने अपने आखिरी खत में कंपनी को हो रहे नुकसान और भारी कर्ज की बात की थी। इसके अलावा आयकर विभाग के एक पूर्व डीजी के दबाव की भी चर्चा की थी। वीजी सिद्धार्थ को प्रताड़ित करने के आरोपों को आयकर विभाग ने सिरे से खारिज कर दिया है। मंगलवार को ही आयकर विभाग ने कहा कि उद्योगपति ने अपने और अपने प्रतिष्ठानों पर छापों के बाद कुछ आय छिपाकर रखना स्वीकार किया था। विभाग ने कहा कि शेयरों की अस्थायी जब्ती की कार्रवाई राजस्व हितों के संरक्षण के लिए की गई थी। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया कि माइनॉरिटी शेयर के बिक्री से 3200 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, लेकिन सौदे पर देय कुल 300 करोड़ रुपए के न्यूनतम वैकल्पिक कर में से सिर्फ 46 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसके अलावा सीसीडी प्रमोटर ने खुद ही 362.11 और तकरीबन 118 करोड़ रुपए बिना हिसाब की आय होना स्वीकार किया था। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही। माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी। अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए, तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई-आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो, वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 3 तलाक से जुड़ा विधेयक कल राज्यसभा से पारित हो चुका है। लोकसभा से ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका। अब बस इंतजार है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। 3 तलाक का बिल पास होने पर देश भर की मुस्लिम महिलाएं जश्न मना रही हैं। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें अधिकार दिलाने के साथ साथ सशक्त बनाया है। कार्यक्रम को सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संबोधित किया। पूरे देश भर से मोदी जी को बधाई आ रही है, क्योंकि समाज की एक कुरीति दूर कर रहे हैं और विपक्ष की जो नकारा राजनीति थी वो हार गई है और देश में बदलाव की लहर चल रही है। यही आज का मतलब है। कुरीति बन चुका 3 तलाक का बिल जैसे ही राज्यसभा से पास हुआ, देश की मुस्लिम महिलाएं जश्न मना रही हैं। तभी से उनसे बात की हमारे संवाददाता शहला निगार ने। महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 लोकसभा और फिर राज्यसभा से भी पास हो गया है और अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। मुस्लिम महिलाओं में इसे लेकर गजब का उत्साह है, गजब की खुशी है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं ने एक लंबी जद्दोजहद लड़ी है, लंबी लड़ाई लड़ी है इस बिल को पास करवाने को लेकर। आइए जानते हैं क्या कहना है ओखला की महिलाओं का, क्या सोचती हैं वो इस बिल के पास होने को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। क्या सोचती हैं, कैसा लग रहा है ये बिल अब पास हो गया और अब कुछ ही दिनों में ये कानून की शक्ल ले लेगा? ये बहुत अच्छा हुआ है और हम इससे खुश हैं। एक बार तलाक देने से पहले सोचेगा वो। क्या सोचती हैं आप इस विधेयक के पास होने के बाद? अच्छा है जो विधेयक पास हुआ है, ये अच्छा है। जो चीज़ इस्लाम में थी ही नहीं, आज उसके खिलाफ मोदी जी कोई रूल लाए हैं तो हम इसका खुले दिल से स्वागत करते हैं। ये अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा है जो ये सब झेल रही थी, जो पीड़ित हैं, जिनको बिना किसी वजह के तलाक दे दी गई, जिनको बिना किसी अपराध के तलाक दे दी गई और उनको बहुत झेलना पड़ा। अब ऐसा कम से कम नहीं हो पाएगा, ये अच्छा है, ये होना चाहिए था। लेकिन मेरी इसके साथ में, इस खुशी के साथ में एक थोड़ा सा डर भी है जिसको मैं आपके सामने इजहार करना चाहूँगी। मैं हाथ जोड़ के अपनी तमाम देश की तमाम मुस्लिम महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये आपको जो एक पावर दी गई है आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें। किसी औरत को कोई इस तरह छोड़ नहीं सकता है कि जब 3 तलाक दी और कोई भी किसी को छोड़ सकता है। ये तो अब औरत अपनी, पर बात ये है कि बहुत सी औरतें ऐसी भी हैं कि अब इस आड़ के पीछे इन लोग ये सोचेंगी मैं कुछ भी करूं पर मुझे कोई छोड़ नहीं सकता है। पर उन औरतों से ये गुजारिश है कि इसके पीछे कुछ ऐसा गलत काम ना करें जो वो कुछ भी करे और आदमी मजबूर हो के उन्हें कोई छोड़ नहीं सकता है। महिलाएं काफ़ी सशक्त महसूस कर रही हैं इस बिल के पास होने के बाद और इस बात से बहुत खुश हैं कि अब उन्हें वो अधिकार मिलेंगे। अब उन्हें उनके अंदर जो एक डर है उस डर का माहौल ख़त्म होगा और वो अपने आप को सशक्त और समर्थ महसूस करेंगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ मैं शहला निगार, डीडी न्यूज़ के लिए। और लोकसभा से मोटर यान संशोधन विधेयक आज पारित हो चुका है और आज इस अहम बिल पर उच्च सदन यानी राज्यसभा में चर्चा हो रही है। मोटर यान संशोधन विधेयक 2019 पर चर्चा के दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे परिवहन की गुणवत्ता में सुधार होगी। मौजूदा मोटर यान कानून 30 साल पुराना है, लोगों को बहुत असुविधाएं हो रही हैं। इसे लेकर भ्रष्टाचार की बहुत शिकायतें लगातार आ रही थी। ऐसे में इस संशोधन विधेयक की जरूरत पड़ी और सरकार इस अहम संशोधन विधेयक को लेकर आई। इस विधेयक को लेकर गडकरी पहले भी साफ कर चुके हैं कि राज्यों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके अधिकार क्षेत्र में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस में रिफॉर्म है, ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस की सुविधा है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का उपयोग किया जाएगा, नेशनल रजिस्टर से स्थानांतरण आसान और फर्जी लाइसेंसेस बंद हो जाएंगे, टेस्ट की गुणवत्ता में बढ़ाई जाएगी, कंप्यूटर और कैमरों के द्वारा लाइसेंस की टेस्ट होगी, आरटीओ दफ्तर का भ्रष्टाचार कम करने के लिए कई कदम उसमें उठाए गए हैं। ट्रांसपोर्ट लाइसेंस में 3 की जगह 5 साल के लिए वैध किया जाएगा। ड्राइवर की कमी दूर करने के लिए और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग स्कूल, लाइसेंस राज्य में कहीं भी ले सकते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से, उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई
तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी। अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए, तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई-आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो, वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा से स्पीकर के तौर पर KR रमेश कुमार के इस्तीफा देने के बाद विश्वेश्वर हेगड़े को नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। कर्नाटक में BS येदियुरप्पा सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद स्पीकर KR रमेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही नए स्पीकर के नाम को लेकर अटकलें जारी थी। विश्वेश्वर हेगड़े निर्विरोध निर्वाचित हुए। अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गाम्बिया की राजधानी पांचुल में आज नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेनिन में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को अगले 7 सालों में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में अफ्रीकी लोगों द्वारा उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। बेनिन में भारतवंशियों को उन्होंने भारत का सच्चा सांस्कृतिक राजदूत करार दिया। राष्ट्रपति ने बेनिन में कहा कि वहां की नेशनल असेंबली को भी उन्होंने वहां पर अपना संबोधन दिया। सामुदायिक स्तर पर नवाचार की संस्कृति विकसित करने के मकसद से देश भर में अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर खोले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में इन सामुदायिक नवाचार केंद्रों की शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि देश के हर पंचायत में इन केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। इससे रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। सामुदायिक स्तर पर नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के मकसद से नीति आयोग ने नई पहल की है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत आयोग ने अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की शुरुआत की है। इन केंद्रों में युवाओं और छात्रों को नवाचार के जरिए विभिन्न सामाजिक समस्याओं का हल ढूंढने को प्रेरित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को नई दिल्ली में सामुदायिक नवाचार केंद्रों की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज हम लोग 6 लाख करोड़ रुपया की प्राइस सबड्यूड रहे, 65-70 में रहे, तो हमको 6-7 लाख करोड़ रुपया एनर्जी, ऑयल एंड गैस खरीदना पड़ रहा है। आप कल्पना करिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगा। ये बिना अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकता है। यही उसकी की है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इस मौके पर कहा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत देश के 484 पिछड़े, आदिवासी और दूर दराज के जिलों में अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से ही भारत नवाचार करने वाले देशों में सबसे ऊपर आ सकता है। पूरा इनोवेशन इन्वायरमेंट हम इस मुल्क में बदलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लैब टू लैंड का जो डिस्टेंस है वो अभी तक बहुत हो गया था, उसको और धीरे धीरे कैसे कम करें, इसमें ये एक हमारी एक नई पहल है। Our challenge is really to find solutions to the problems of India. How do we reduce pollution? How do we provide seed and fertilizer depending on weather and soil conditions to our farmers? How do we provide medicine at the right price points, which we have done across the world? All these are challenges, and if India is able to find challenges for its 1.3 billion people, we will be finding solutions for the 7.5 billion people of the world who will move from poverty to middle class in the next 2 decades. अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण पहल है जो देश में नवाचार, रचनात्मकता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। मिशन के तहत अब तक देश भर के करीब 3,500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है। आने वाले 2-3 साल में 10,000 स्कूलों में
टिंकरिंग लैब खोलने की सरकार की योजना है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। बुधवार को वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने भारतीय वायुसेना के कॉम्बैट ऑनलाइन गेम की शुरुआत की है। ये एक 3D एयर कॉम्बैट गेम है जिसे सिंगल, ऑफलाइन और मल्टीप्लेयर ऑनलाइन खेल सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और प्राकृतिक आपदाओं में वायुसेना के सहायता मिशन समेत इस गेम में कुल 10 मिशन हैं। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने नई दिल्ली स्थित बाल भवन में बच्चों के लिए वायुसेना के पवेलियन की शुरुआत की। बुधवार को वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने भारतीय वायुसेना के कॉम्बैट ऑनलाइन गेम की शुरुआत की। ये एक 3D एयर कॉम्बैट गेम है जिसे सिंगल, ऑफलाइन और मल्टीप्लेयर ऑनलाइन खेल सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और प्राकृतिक आपदाओं में वायुसेना के सहायता मिशन समेत इस गेम में कुल 10 मिशन हैं और हर मिशन में 3 सब मिशन हैं, यानी कि कुल 30 मिशन। भारतीय वायुसेना कट अबव के लॉन्च के मौके पर वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने बच्चों और युवाओं के लिए एक बेहतर करियर के तौर पर वायुसेना में शामिल होने की अपील की। As a military commander, it is my job to motivate you to come and join my service, the Indian Air Force. Either you join the Indian Air Force through the National Defence Academy or through the graduate entry scheme. In any of our branches, Indian Air Force, for the benefits of the girl, has opened all its branches and departments for women officers. इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने नई दिल्ली स्थित बाल भवन में बच्चों के लिए वायुसेना के पवेलियन की शुरुआत की। इस पवेलियन में लड़ाकू विमानों के सिमुलेटर को बच्चों के लिए रखा गया है। इस सिमुलेटर के जरिए बच्चे लड़ाकू विमान को उड़ाने का अनुभव ले सकेंगे। इसके साथ ही इस पवेलियन में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर, परिवहन और लड़ाकू जहाजों को मॉडल के जरिए दर्शाया गया है। मुझे भरोसा है कि यहाँ आने वाला जो भी छात्र और छात्राएं हैं वो आएँ और वायुसेना में अपने भविष्य को तलाशें। मुझे भरोसा है कि जो यहाँ पर स्थापित किया है वायुसेना ने, यहाँ से निकलने वाला बच्चा जो भी आएगा वो निश्चित पायलट होकर के बाहर निकलेगा। इन गेम्स में भारतीय वायुसेना में मौजूदा फाइटर, हेलीकॉप्टर, एयर डिफेंस और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ साथ भविष्य में भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहे फाइट और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी दिखाई देंगे। फिलहाल सिंगल प्लेयर गेम को लॉन्च किया गया है पहले चरण में। दूसरा चरण भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर लॉन्च किया जाएगा, जो ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम होगा। ये गेम एंड्रॉयड और iOS पर मौजूद है और इस गेम को डाउनलोड करने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। सुधीर यादव, DD न्यूज। और इसी के साथ अभी के लिए खबर दिन भर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।